नमस्कार। मैं बी डी अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम चर्चा करेंगे उन करदाताओं के लिए जो व्यापार करते हैं। जब हम व्यापार करते हैं, खरीद करते हैं, बिक्री करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके लिए हमको प्रोडक्शन करने के लिए, बिक्री करने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए हम बहुत सारे खर्चे करते हैं। और जो खर्चे हैं वो हमारी जो आमदनी होती है, जो हमारी ग्रॉस इनकम है, उसमें से घटते हैं। तो घटने के बाद जो हमारी इनकम होती है उसको हमें टैक्स देना होता है। तो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा 37 में अलाउबल खर्चे का जिक्र है। सेक्शन 37(1) कहता है, एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर ऑफ नेचर described in section 30 to 36 and not being in the nature of capital expenditure or personal expenses of the assessee laid out or expended wholly and exclusively for the purpose of the business of profession shall be allowed in computing the income chargeable under the head profit and gains of business of profession। ये कहता है कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं जो कि व्यापार से संबंधित हैं, वो सारे खर्चे आपकी आय की गणना करने के लिए किए जाएंगे, अलाउ होंगे, मुजरा मिलेंगे। लेकिन जब हम कर निर्धारण करते हैं, जब असेसिंग ऑफिसर आय की गणना करता है, तो वो यह एग्जामिन करता है कि जो खर्चे आपने क्लेम किए हैं वो खर्चे आपके व्यापार से संबंधित हैं, वो ठीक हैं, रीजनेबल हैं। ये सब बातों को वो एग्जामिन करता है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहां असेसिंग ऑफिसर का ये ऑब्जर्वेशन होता है कि भी आपने जो खर्चे किए हैं वो व्यापार से रिलेटेड नहीं है, या बहुत ज़्यादा हैं, या ये अलाउ नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक टर्म आती है कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी। कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिसके अंदर बहुत डिस्प्यूट भी पैदा हुए हैं। जब आदमी व्यापार कर रहा है, जैसे मैं व्यापार कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर आदमी को एक इंसेंटिव दे रहा हूँ और वो इंसेंटिव या और किसी को कुछ भी दे रहा हूँ, वो मेरे व्यापार के लिए लाभकारी है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से वो खर्चा व्यापार के लिए नहीं है। तो ये जो कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके ऊपर का कर निर्धारण जो आय की गणना है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मेरा आज का फोकस जो है वो केवल कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी के ऊपर ही है। मैं और जो जनरल खर्चों की बात नहीं करूँगा, जैसे सैलरी है, इंटरेस्ट है, किराया है, ब्याज है, बहुत सारी खर्चे जो नॉर्मल कोर्स में होते हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा। मेरा जो फोकस है आज का डिस्कशन का वो है कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी। कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी क्या है? कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी इंक्लूड्स सच एक्सपेंडिचर एज ए प्रूडेंट बिजनेसमैन इनकर्स फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस। द एक्सपेंडिचर मे नॉट हैव इनकर्ड अंडर एनी लीगल ऑब्लिगेशन येट इट इज़ अलाउबल एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। मतलब इसका ये है कि जो व्यापारी अपनी बुद्धि से अपने व्यापार को चलाने के लिए खर्चा कर रहा है, अपने व्यापार के लिए, व्यापार के प्रोत्साहन के लिए, तो वो खर्चा कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी के अंदर आता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं वो खर्चा करने के लिए लीगली बाध्य हूँ। ऐसे मैं बहुत सारे भी खर्चे कर सकता हूँ जिसके लीगली मैं बाध्य नहीं हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस प्रमोट हो रहा है, तो ये कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी पे आएगा। तो कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। तो इस पर बहुत सारे केसेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हुए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हुए हैं उनके बेसिस पर ही मेरा आज का जो चर्चा है उन जजमेंट के बेसिस पर ही है। मैं जजमेंटों का नाम यहाँ कोर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे जजमेंट हैं, लेकिन उनका जो कर्क्स है वो कर्क्स बता रहा हूँ। इट हैज़ बीन हेल्ड इन वेरियस जजमेंट that power of the revenue
is confined only to the examine the purpose of genuineness of the expenditure and not the expediency of the quantum। मतलब ये कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसका परव्यू कहाँ तक है। उसका परव्यू ये है कि जो खर्चे असेसी ने किए हैं वो जेन्युइन हैं, उसको यही देखना है। वो खर्चा उसका क्वांटम क्या है, वह क्वांटम उसकी परव्यू में नहीं आता है। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको देता हूँ। जैसे एक डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है, एक असेसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और वो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तो वो रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है। इसका विजडम, इसका डिसीजन व्यापारी खुद करेगा। असेसिंग ऑफिसर उसके बेस में उसका डिसाइड नहीं कर सकता। असेसिंग ऑफिसर ने ये देखना है कि वो डायरेक्टर जेन्युइन है, उसकी क्वालिफिकेशन है, ही इज़ कैपेबल टू डिलीवर। ये सारी चीज़ देखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो इसलिए ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जो क्वांटम है उसका असेसमेंट करदाता ही करेगा, असेसी ही करेगा, असेसिंग ऑफिसर इसको नहीं करेगा। दूसरा जो पैरामीटर जो सेट किए हैं, that in order to determine the question of the reasonableness of the expenditure, the test of the commercial expenditure would have to be judged from the point of view of the businessman and not the income tax department. This fact has been decided by the Supreme Court. In order to claim the deduction, it is enough to show that the money is expended not of the necessity and with a view to direct and immediate benefit, but voluntarily on the ground of commercial expediency and in order to indirectly facilitate and carrying on the business। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि ये करदाता ने निर्धारित करना है कि वो जो खर्चा कर रहा है वो उसके लिए है। असेसिंग ऑफिसर को कि भाई उसका इमीडिएट बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उस खर्चा करने से किसी थर्ड पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, ये कोई इशू नहीं है खर्चा के डिसअलाउंस के लिए। तो ये बड़ा क्रूशियल इशू है। इट इज़ हेल्ड दैट कॉमर्शियल एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन द शेप ऑफ द रिचुअलिस्टिक फार्मूला नॉर कैन इट पुट इन ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट। मतलब ये बड़ा फ्लेक्सिबल टर्म है, इसको कोई फार्मूला नहीं बनाया जा सकता, इसका कोई टेबुलेशन नहीं किया जा सकता। ये टाइम टू टाइम, केस टू केस असेसी ने निर्धारित करना है। डिपार्टमेंट इज टू इट इज़ आल्सो हेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिपार्टमेंट ने जो है, जो असेसिंग ऑफिसर ने, उसने अपनी पोजीशन को एज ए बिजनेसमैन बनाना है। एज ए बिजनेसमैन बनकर उसने ये सोचना है कि इसको करने से उसका व्यापार बढ़ रहा है। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट को बिजनेसमैन की पोजीशन पे अपने रखना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड नॉट मेयरली सबटरफ्यूज for the purpose of sharing of the dividing profit ascertained in the particular manner। कहना यह है कोर्ट का कि कहीं ऐसा तो नहीं है ऑन द लाइन ऑफ द कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी, असेसी जो है अपनी व्यवस्था को ऐसे बना रहा है कि अपने प्रॉफिट को डाइवर्ट कर रहा है, प्रॉफिट की शेयरिंग करना है। यदि ऐसा है तो असेसिंग ऑफिसर में टेक द एक्शन। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, कि भाई जो असेसी है उसकी इंटेंट क्या है। ही इज ए जेन्युइन बिजनेसमैन, खर्चा जेन्युइन है। तो इस तरीके से इट इज़ इम्पोर्टेंट। इट इज़ आल्सो टू बी डिसाइडेड कि जो खर्चा किया है वेदर इट इज़ ए एंड्यूरिंग बेनिफिट। एंड्यूरिंग बेनिफिट का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एकदम, जैसे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और एडवर्टीजमेंट का प्रभाव 1 साल में ना होकर 5 साल में पड़ रहा है, तो इसको एंड्यूरिंग बेनिफिट कहते हैं। तो ऐसे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में भी डाला जा सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है, टू डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर अलाउबल, दैट द एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिलेटेड टू कैरिंग ऑन और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रिगार्डेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो व्यापार के लिए कर रहे हैं। प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस आल्सो। प्रॉफिट टर्म को जो डेफिनेशन है उसमें लॉस और प्रॉफिट, पॉजिटिव प्रॉफिट एंड नेगेटिव प्रॉफिट दोनों ही जड़ते हैं। तो इसलिए इवन लॉस भी हो रहा है और वो व्यापार के लिए तो भी अलाउबल है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि यदि आपने कोई खर्चा किया है और आपने अपने व्यापार के लिए किया है और उससे कोई एडवांटेज यदि किसी थर्ड पार्टी को हो रहा है,
तो वो कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है फॉर द अलाउबिलिटी। तो अलाउबिलिटी यदि वो खर्च व्यापार के लिए है तो अलाउ होगा। इसी तरीके से जब हम देखते हैं बहुत सारे, जब हम व्यापार करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया और बैंक मैनेजर बोलता है कि साहब एक आप पॉलिसी और ले लो, तो आपने पॉलिसी खरीदनी पड़ती है ऑब्लिगेशन के लिए कि भाई मेरा लोन जल्दी हो जाएगा, मेरा लोन जल्दी सेक्शन हो जाएगा, मुझे और आराम मिल जाएंगे। तो ऐसे खर्चे हालांकि आपके व्यापार से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन आपको करने पड़ते हैं, तो ये भी खर्चे कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी के हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा है, आपने अपना जीएसटी का असेसमेंट कराना है, टैक्स असेसमेंट कराने हैं, वो कहता है अग्रवाल साहब आप एक काम करो, थोड़ा सा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड करा लो। आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड करा लिए लेकिन उसमें आपको नुकसान भी हो रहा है, तो वो भी आपके कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी में आएगा, क्योंकि आपका पर्पज़ व्यापार बढ़ाने के लिए है। जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो व्यापार के ही हिसाब से किया है। तो इवन इन्वेस्टमेंट आपने किया है और उसमें कोई नुकसान भी हो रहा है, वो भी अलाउबल खर्चा होगा। इसमें जैसे मैंने बताया कि हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, किसी को इंसेंटिव दे रहे हैं, किसी को सैलरी उसकी परफॉर्मेंस बेस पर है, लेकिन इसको हमें एक चीज़ को और ध्यान रखना ज़रूरी है, वो है एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 37(1). वो ये कहता है कि आप कोई ऐसा खर्चा नहीं करेंगे जो कि ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स it is hereby declared that any expenditure incurred by an assessee for any purpose which is an offence or which is in prohibited by law shall not be deemed to have been incurred for the purpose of business or profession, or no deduction or allowance shall be made in respect of such expenditure. For example, मैंने कोई अपना असेसमेंट कराना है और मैं उसको ब्राइब दे रहा हूँ, या मैंने कोई टेंडर लेना है और ब्राइब दे रहा हूँ, तो वो खर्चे ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, वो खर्चे यहाँ अलाउ नहीं होंगे। तो हम जो खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा लीगल होना चाहिए, लीगल खर्चा अलाउ होगा, लेकिन जो खर्चे ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं वो अलाउ नहीं होंगे। इसी तरीके से सेक्शन 37(2) भी प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी खर्चा ऐसा नहीं करेंगे जो कि पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए हो। तो सेक्शन प्रोवाइड करता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1, नो अलाउंस शैल बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन असेसी ऑन एडवर्टीजमेंट इन द शोबिनार, ब्राउचर, ट्रैक्ट, पैम्पलेट और द लाइक पब्लिश बाय ए पॉलिटिकल पार्टी। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के शोबिनार पर किसी पर आप खर्चा करते हैं तो वो अलाउ नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल डोनेशन दूसरे सेक्शन में अलाउबल है। तो इस तरीके से ये यहाँ प्रोविज़न किया हुआ है। एक प्रोविज़न और भी है जो आप सब लोगों की नॉलेज में ही होगा कि पेमेंट टू द रिलेटेड पार्टी। क्या होता है, आज की तारीख में एक फर्म है और 4 भाई हैं, बेटे हैं वो, और आप कई फर्में चलाते हैं, वो आपस में रिलेटेड हैं, जिसको हम सिस्टर यूनिट कहते हैं। सेक्शन 48(2) डिफाइन करता है कि रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं, रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन से हैं। तो रिलेटेड ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन वो एट रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए, वो मार्केट रेट है उसी पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए और बी आपकी 2 फर्म है। मिस्टर ए से आप माल खरीदते हैं, 100 रुपये किलो का माल खरीदा आपने, और मार्केट में उसका रेट जो है मान लो 90 रुपये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी फर्म को एडवांटेज दे रहे हैं 10 रुपये का। तो जो 10 रुपये दे रहे हैं ये रीजनेबल नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो रीजनल रेट पे होना चाहिए, फेयर मार्केट प्राइस पे होना चाहिए। तो ये सेक्शन 48 में प्रोविज़न है। तो ये एक डिटेल सब्जेक्ट है, उसको हम से अक्सर चर्चा करेंगे, लेकिन ये रिलेटेड ट्रांजेक्शन में ये प्रोविज़न होता है। इसी तरीके से यदि आप कोई कैश एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और वो कैश एक्सपेंडिचर 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वो आपका खर्चा सारा डिसला हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी एजम्पशंस भी हैं रूल 6(D) के अंदर, जिसके अंदर एग्रीकल्चर से आप माल कर रहे हैं या कहीं ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जब बैंक की सुविधा
नहीं है, तो उन परिस्थितियों को छोड़कर यदि आप कोई कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसे ही प्रोविज़न है TDS का, सेक्शन 192 से लेकर सेक्शन 194T तक जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, यदि वो खर्चा TDS की कैटेगरी में आता है तो आपको उस पर TDS काटना होगा। यदि आप TDS नहीं काटेंगे तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अभी इसमें एक सेक्शन तो अभी इंट्रोड्यूस किया है जो 1 अप्रैल 25 से अप्लाई है, करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई है, कि जो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं और पार्टनर को आप ब्याज दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं और कोई भी बेनिफिट दे रहे हैं, यदि वो 20,000 रुपये फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल में ज़्यादा है तो उस पर 10% टैक्स काटना पड़ेगा। तो ये अमेंडमेंट इसी साल का है। ऐसे ही सेक्शन 194 आर है, जिसके अंदर यदि आप कोई बेनिफिट और परक्विजिट दे रहे हैं अपने एसोसिएट्स को, अपने कमीशन एजेंट को, किसी को दे रहे हैं, आप कोई इनामी योजना कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको TDS काटना पड़ेगा। तो ये जो जैसे गिफ्ट आफ्टर मोटर कार दे रहे हैं, आप अचीवमेंट किया मोटर कार रहे हैं, तो मोटर कार पर आपको 10% उसकी वैल्यू का TDS काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जैसे गिफ्ट आइटम भी दे रहे हैं, गिफ्ट आइटम की भी वैल्यू यदि प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा है तो आप उसको TDS काटेंगे। तो मैंने कोशिश की आपको सामान्य एक बिजनेस मैन के जो आदमी व्यापार कर रहा है कि उसको सामान्यतः क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी आय की गणना सही तरीके से हो। आप इस बात का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई गणना की और डिपार्टमेंट आपको बहुत सारे एडिशन कर दे और उस पर आपको टैक्स भी लगे और पेनल्टीज भी लगे। यदि आपको मेरी ये विवेचना अच्छी लगी हो तो इसको पसंद करें, सब्सक्राइब करें। मुझसे कोई क्वेरी हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं, मेरे मेल ID भी है। धन्यवाद।